अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल के साथ हैं। नाजरीन, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आए? अब तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। नाजरीन, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हों और घर के अफराद आपस में सुलह सफाई से न रहते हों, उस घर में मेहमान नहीं आते, और अगर उनको दावत दी भी जाए तो वो लैतोलाल से काम लेते हैं। हमें बहुत उम्मीदें दिलाई गई थी कि मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया G20 सरबराही इजलास अटेंड करने के लिए जाएंगे तो वो 4 घंटे के लिए पाकिस्तान में ठहरेंगे और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, यानी जो इकनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उनको रफ़ा करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अहम ऐलानात करेंगे। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे फिर मज़ीद शर्मिंदगी होगी, और ये हमारे यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम पर्सन्स की बात नहीं करते। नाज़रीन, एक बात याद रख लें, बहुत अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये मैथमेटिकल है, साइंटिफिक है, लोहे पे गहरी लकीर के मुतरादिफ है कि बैरून मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अंदरूनी मुल्क जो हमारे हालात हैं, सारा उन पे इन्हसार है उनका। अंदरूनी सूरत हाल ठीक होगी तो बैरून मुल्क ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। देखें, सियासी इख्तलाफात इस वक्त हमारे इंतहा के बढ़े हुए हैं, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुआशी हालात इंतहाई मखदूश हैं। अपना मीडिया जो है वो आए रोज़ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख़बरें देता रहा है। शुक्र है अब कुछ थोड़ी देर से ये खामोश हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है। अदलिया का मेयार शर्मनाक तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं, लेकिन काबिल सताइश नहीं। उस मुल्क के साथ कौन अपने ताल्लुकात बनाना चाहे या किसी किस्म के मुआहदे करना चाहेगा? मैं अपने दोस्त ममालिक जिनमें चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की वगैरह शामिल हैं, हमें समझा समझा के थक गए हैं कि अपने अंदरूनी हालात ठीक करें, अपनी मईशत ठीक करें, लेकिन हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ज़ाहिर तो दूसरे ममालिक जो हैं वो फिर बातचीत तो करते हैं लेकिन मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। मेरा एनालिसिस आप सुन लें। सऊदी अरब, पाकिस्तान हमेशा उसकी प्रायोरिटी रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, ख़ास तौर पर सियासी हालात अच्छे हों तो सऊदी अरब कभी भी भारत की तरफ ज़्यादा ना झुके। ये हमारे अंदरूनी सियासी हालात की वजह से है कि सऊदी अरब भारत से दोस्ती कर रहा है। चीन भी भारत, ईरान, सऊदी अरब, UAE, हत्ता कि अफ़गानिस्तान से तिजारती मुआहदे करने के लिए बातचीत कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब अज़लों के दुश्मन आपस में बातचीत कर रहे हैं, इख्तलाफात ख़त्म कर रहे हैं, और फिर ये दोनों मिलके रूस से बातचीत कर रहे हैं। और इस इलाके का इंतहाई अहम प्लेयर जो है, इंतहाई अहम प्लेयर जो है वो बिल्कुल आउट है, और उस प्लेयर का नाम है पाकिस्तान। हम सारा वक्त पैटी बातों पे ज़ाया करते हैं। इंडिया चांद पर जा चुका है, ये मजाक की बात नहीं है। अब वहाँ वो लाइनें लगा रहा है कि ये हिस्सा हमारा है, यहाँ से हम जो हैं वो डिफरेंट किस्म के जो भी वहाँ से मिलेगा, सोना है, चांदी है, पता नहीं क्या कुछ है, वो हम निकालेंगे। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ फ़ैसले महफूज कर रहे हैं और सालों पुराने फ़ैसले सुना रहे हैं। लोगों के घरों में दाखिल होकर उनकी मॉम, बेटी, बहनों की इज़्ज़त खाक में मिला रहे हैं। आप खुद ही बताएं कि ये हैं दुनिया में जीने के तरीके।
भारत में G20 लीडर्स समिट का 9 और 10 सितंबर 2023 को इनेकाद हुआ है, जो भारत के लिए इंतहाई अहम और फ़ायदेमंद है। आप याद करें, वही मोदी जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसको अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, वो अपनी सरजमीन पे अमेरिका के सदर जो बाइडन और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खुश आमदीद कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जो बाइडन उसके साथ बढ़ बढ़ के जफ्फियाँ डालने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए ये मामूली बात नहीं है। बहरहाल मैं अपने एनालिसिस में बहुत क्लियर हूँ कि अगर पाकिस्तान के तमाम अंदरूनी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हों, तो ये सारे ममालिक जो भारत में जाके जिस तरीके से जिस किस्म के माहदे कर रहे हैं, वो उस किस्म के माहदे ना होते अगर इनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात होते। और ये जो समिट हुई है उसका मोटो भी मुझे बहुत पसंद आया कि वन फैमिली वन फ्यूचर, कि मिल के एक दूसरे की मदद करेंगे और मुस्तकबिल सबका साझा है और हम आउट हैं। एक अहम प्रोजेक्ट का उन्होंने ऐलान किया है जिसके ज़रिए भारत को मिडल ईस्ट से ले जाकर यूरोप से मिलाया जाएगा। ये समुद्री रास्ते से भी होगा और भी इसके ऊपर अभी वर्क किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज चीन के लिए होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पेपर पे ही रहेगा, क्योंकि जब इसकी फिजिबिलिटी बनाने लगेंगे तो ये इतना आसान नहीं है। और चाइना जो है वो वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है उस पर बड़ी तेज़ी से अमल करते हुए आगे बढ़ेगा और अपने आप को दुनिया की इकनॉमिक पावर नंबर 1 बनाने की रेस में दूसरे ममालिक को पीछे छोड़ जाएगा। लेकिन बहरहाल आप ये कभी ना भूलें कि अब चाइना भी हमें पीछे ही छोड़ रहा है। लौटते हैं वतन अजीज़ की तरफ। ज़रूरत इस अमर की है कि मुक़न्ना इंतज़ामिया और अदलिया में जो अफराद बैठे हैं वो अपने आप को बादशाह सलामत ना समझें, बल्कि मुल्क के आइन, क़वानीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ताबे समझें और उसके मुताबिक जो हैं मुल्क चलाएं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। जब हम आइन और क़वानीन को सुप्रीम जानेंगे तो मुल्की निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा और फिर हर इदारे को इंश्योर करना होगा कि आइन और क़वानीन में जो दी गई पावर्स हैं वो जुडिशियसली इस्तेमाल करें। ये कह देना कि जी ये पावर फ़लाँ के पास है, ये पावर फ़लाँ के पास है, और पावर का इस्तेमाल जो है वो इंसाफ से ना होना ख़ुद एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये मुल्क के काम आने के नहीं है। जब हमारे अंदरूनी हालात ठीक होंगे तो नाज़रीन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तो मोहम्मद बिन सलमान नहीं और बहुत से ममालिक के सरबराह जो हैं वो हमारे यहाँ आना चाहेंगे, इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। क्यों? ये ना भूलिएगा कि हमारी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो इन तमाम मुल्कों से सुपीरियर है और ये हमारे पास एक बहुत बड़ा असासा है। दुआ करें वतन अज़ीज़ के लिए।